थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम भारत माता के ऐसे सपूत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका मानना था कि अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। खून बहाए बिना क्रांति नहीं हो सकती है। एक ऐसी शख्सियत जिसके जीवन का एक एक पल स्वाभिमान, निडरता और पराक्रम से भरा हुआ था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के। ऐसा माना जाता है कि वासुदेव सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन किया एवं सशस्त्र सेना का निर्माण किया। वासुदेव का जन्म 4 नवंबर 1845 में हुआ। बालक वासुदेव सुंदर एवं रुष्ट-पुष्ट शरीर के थे, साथ ही अत्यंत हठी और जिद्दी भी थे। गांव वाले प्यार में उनको महाराजा कहते थे। वासुदेव को वन, पर्वतों एवं घाटियों में घूमने का बहुत शौक था। 1857 में हुए वह विप्लव ने उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। अपने हेतु में निष्फल रही इस क्रांति के समाचारों को उसने बड़े ध्यान से सुना था। लड़ाई में मिली जय पराजय के कारणों की मीमांसा भी वह ध्यान से सुनता था। यह सभी विश्लेषण के फलस्वरूप उनके जीवन का ध्येय भारत में पुनः क्रांति करना हो गया था। एक सरकारी प्रवेश परीक्षा पास करने के पश्चात वासुदेव बलवंत फड़के रेलवे के दफ्तर में क्लार्क हो गए। मासिक वेतन 20 रुपया था, जो उन दिनों में बहुत अधिक माना जाता था। फड़के के विभाग का हेड क्लार्क बात बात में कहता था कि बाहर तुम लोगों को कोई 5 रुपये की नौकरी भी ना दे। स्वाभिमानी ऐसे वासुदेव को यह बात मन में चुभ गई। उन्होंने ग्रांट मेडिकल कॉलेज में 30 रुपये मासिक पर क्लार्क की जगह पा ली। नई जगह पर जाने से पहले फड़के ने हेड क्लार्क से कहा, तुम भारतीय होकर भी भारतीय से घृणा करते हो और उनको अयोग्य बताते हो। देखो, मुझे 30 रुपये महीने की नौकरी मिल गई है। और कुछ ही समय बाद उनको मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट में 60 रुपये प्रति मास की नौकरी मिल गई। लेकिन उनके जीवन में असली मोड़ एक निजी त्रासदी के रूप में तब सामने आया जब उनके अधिकारी ने उन्हें बीमार मां को देखने के लिए उनके गांव स्वीडन में नहीं जाने दिया। लेकिन उस प्रतिबंध की परवाह न करते हुए वो अपने गांव पहुंच गए। परंतु उनके वहां पहुंचने से पहले ही उनकी मां का निधन हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि ऐसी सेवा, निष्ठा और विवेकशीलता का क्या मूल्य जब वह अपने सबसे प्रिय ऐसे व्यक्ति से ही उनके अंतिम पलों में न मिल सके। उनके जीवन का यही सबसे बड़ा मोड़ था। मातृविरह के फलस्वरूप उन्होंने एक गोपनीय ऐसे क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1873 में महाराष्ट्र भर में भयंकर अकाल पड़ा। वासुदेव ने लिखा है कि भूख से जो लोग मर रहे थे उनको मैं कैसे बचा सकता हूँ, इस विषय पर अनेक वर्षों से मैं सोच रहा था। जिस भूमि का मैं पुत्र हूँ उसी की यह सब संतानें हैं। यह लोग अन्न के अभाव में भूखे मर रहे हैं और हम कुत्तों के समान पेट भर रहे हैं। यह मुझसे देखा नहीं गया। अतः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मैंने सशस्त्र विद्रोह की घोषणा की। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर नवयुवकों से विचार विमर्श किया और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें आशा की कोई भी किरण नहीं दिखाई पड़ी। देसी राजा और रियासतों के शासकों से भी वह मिले। उन्होंने केवल सहानुभूति दिखाई, परंतु किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की। तब उन्होंने वनवासी जातियों की ओर नजर उठाई और सोचा, आखिर भगवान श्री राम ने भी तो वानरों और वनवासी समूह को ही संगठित करके लंका पर विजय पाई थी। महाराणा प्रताप ने भी इन्हीं वनवासियों को ही संगठित करके अकबर को नाको चने चबवाए थे। शिवाजी ने भी इन्हीं वनवासियों को स्वाभिमान की प्रेरणा देकर औरंगजेब को हिला दिया था। उन्होंने 300 ऐसे युवाओं की सेना तैयार की जो देश पर जान न्यौछावर करने को तैयार थे। वो मानते थे कि अंग्रेजों से उन्हीं की भाषा में बात करनी होगी। उन्होंने ये मान लिया था कि अंग्रेजों में यह खौफ भरना होगा कि इस देश में राज करोगे तो लाशें गिनने के लिए भी तैयार रहो।
1879 की फरवरी में फड़के ने सशस्त्र विद्रोह की घोषणा कर दी। उनकी सेना ने सबसे पहले धमारी गांव में छापा मारा। यहाँ लूट में 3,000 रुपये मिले। लूटपाट में स्त्रियों को छेड़ने और सताने की कड़ी मनाही थी। स्त्रियों के गहने भी नहीं लिए जाते थे। फड़के ने कहा, मैं माताओं और बहनों को गरीब बनाने नहीं आया हूँ। गांव के बनिए और साहूकारों की पोथियों की होली जला दी जाती। गांव वाले इससे बहुत खुश होते थे कि उनके आंखों के सामने ही उनका कर्ज मानो जल रहा है। अब मानो ये रोज का काम हो गया। अंग्रेजी सरकार ने वासुदेव को डकैत घोषित कर दिया, किंतु गांव वाले उनको देवता मानते थे। हमारी गांव पर छापा पड़ने के साथ महाराष्ट्र के सभी गांवों में मानो लूटपाट प्रारंभ हो गई। सरकार का मानना था कि अकाल के कारण यह सब लूटपाट हो रही है, परंतु शीघ्र ही उन्होंने जान लिया कि यह लूटपाट राजकीय कारणों से हो रही है। इसका एक प्रभावशाली नेता है। उसको पकड़ने और विद्रोह को कुचलने के लिए आर्मी मेजर ऐसे डैनियल की नियुक्ति की गई। 1878 में बंबई से कुछ मील दूर ऐसे पलसपे गांव पर छापा मारा गया। यहाँ बड़ौदा के गायकवाड़ के भूतपूर्व दीवान का पुत्र रहता था। सरकार ने दीवान को बड़ी जागीर दी थी, क्योंकि 1857 में उसने अंग्रेजों की सहायता की थी। घर में विवाह की तैयारी हो रही थी। अतः इस लूट में वासुदेव ने 50,000 रुपये का बहुमूल्य माल लूट लिया। इससे अंग्रेज काफ़ी घबरा गए। वासुदेव फड़के का खौफ इतना था कि एक समाचार पत्र ने लिखा, बंबई में गवर्नर राज्य है या वासुदेव फड़के का। महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था। अंग्रेज अफसर डर गए थे। इसी कारण इसी बात पर मंत्रणा करने के लिए अंग्रेज अधिकारी विश्राम बाग में इकट्ठा हुए। वहां एक सरकारी भवन में बैठक चल रही थी। उसी दिन रात को 12 बजे वासुदेव अपने साथियों के साथ वहां आ गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारा और पूरे भवन में आग लगा दी। यही बात थी जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया। किंतु वासुदेव भी कहाँ कम थे। दूसरे ही दिन मुंबई नगर में वासुदेव के हस्ताक्षर से जाहिरात लगा दी गई कि जो अंग्रेज अफसर ऐसे रिचर्ड का सिर काट कर ले आएगा उसे 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इससे और भी बौखला गए। वास्तव में यह छूट-मूट की लूटपाट या स्थानिक हमले करना वासुदेव का लक्ष्य कतई नहीं था। वासुदेव फड़के उनके विचारों को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि उनकी योजना थी कि एक बार डाक व्यवस्था, रेलवे तथा तार व्यवस्था में रुकावट पैदा की जाए ताकि एक से दूसरे स्थान पर संदेशा न पहुंच सके। उसके बाद जेल को तोड़ी जाएगी ताकि लंबी सजा काट रहे ऐसे कैदी उनके साथ मिल जाए, क्योंकि उनको पता होगा कि यदि अंग्रेज सरकार रही तो वह कभी बाहर नहीं आएंगे। उनका मानना था कि यदि मैं 200 आदमियों को खड़ा कर देता हूं तो मैं अंग्रेजों का सबसे बड़ा खजाना बेशक लूट सकता हूं। 20 जुलाई 1879 को वह एक मंदिर में रुके थे। फड़के के स्थान की सूचना किसी ने डैनियल को पहुंचा दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय अंग्रेज मेजर डैनियल ने उनकी छाती पर बूट रखकर पूछा, क्या चाहते हो? फड़के ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुमसे अकेले में तलवार के 2-2 हाथ करना चाहता हूं। ऐसी विकट परिस्थिति में भी वासुदेव के दिमाग में डर का लेस मात्र भी भाव नहीं था। फड़के के खिलाफ कोर्ट में एक भी गवाह नहीं मिल पाया, लेकिन फड़के को एक आदत थी। 15 साल क्लार्क की नौकरी करने के बाद उनको हिसाब की डायरी लिखने की मानो आदत बन गई थी। वैसे भी वो लूट के पैसे का हिसाब रखना चाहते थे ताकि उनकी सेना में विश्वास बना रहे। वह डायरी किसी तरह डैनियल के हत्थे चढ़ गई। डायरी देख के डैनियल के साथ साथ अंग्रेजी जज भी फड़के के कारनामे पढ़कर दंग रह गए। जिसे वो महज एक डाकू समझ रहे थे, वो तो अंग्रेजों को भारत से ही खदेड़ने की महायोजना बना चुका था। उनको आजीवन कैद की सजा दी गई। अब उन्हें जेल की रोटी मंजूर नहीं थी और एक दिन वह जेल से भाग निकले। 70 मील तक पैदल भागने के बाद वासुदेव को पुनः पकड़ लिया गया। पकड़े जाने के बाद
वासुदेव ने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। अंत में इसी हंगर स्ट्राइक के चलते वासुदेव बलवंत फड़के ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बेशक फड़के का विद्रोह कुचल दिया गया, परंतु सशस्त्र क्रांति की भावना अभी भी जीवित रही। भारत और भारतीयों को हथियारबंद करके ही अंग्रेजों से सत्ता छीनी जा सकती है, यह विचार जोर पकड़ने लगा। ऐसा कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने वासुदेव बलवंत फड़के के रास्ते एवं लक्ष्य को ही आगे बढ़ाया। मां भारती के अनूठे पुत्र ऐसे वासुदेव बलवंत फड़के को सत सत नमन। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।